स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पास्ट प्लस विद रूप पर और मेरे फेसबुक पेज इतो आरिफ पर। लेके आया हूँ मैं क्लास 10th की बायो का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, ये टॉपिक कहीं ना कहीं पिछले टॉपिक से जुड़ा है। हमने बात करी थी डाइजेशन की कि किस तरह से हम फूड को तोड़ते हैं, किस तरह से हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं और हर सेल तक पहुँचाते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी रेस्पायरेशन की, यानी किस तरह से हम उस फूड से एनर्जी डिराइव करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो सिस्टम है जिससे हमने ये सांस ली, जिससे हमने रेस्पायरेशन की, आज हमें उसी सिस्टम के बारे में बात करनी है। द सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम बताने से पहले कुछ सवाल जो हर एक आम इंसान के जहन में कहीं ना कहीं गूंजते हैं, कहीं ना कहीं उठते हैं। ऐसे सवाल जो सुनने में आसान लगते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या हम सांस के बिना, क्या हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहेंगे? आंसर विल बी एब्सोल्युटली नो सर, क्योंकि सांस के बगैर हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही सवाल को हम किसी दूसरे तरीके से कहें, सर हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा क्यों नहीं रह सकती, तो मुझे यकीन है कि रिप्लाई यानी कि आंसर के परसेंटेज में एक गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि कुछ ही लोग होंगे जो इस सवाल का जवाब देंगे कि ऑक्सीजन ही क्यों। यहाँ अगर ऐसे सवाल करेंगे, सर हवा जो हम पीते हैं, इस हवा में तो कई सारी गैसेस मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, जैसे इनर्ट गैसेस मौजूद है, सर फिर ऑक्सीजन ही क्यों? बहुत दिलचस्प है ना। आइए इन सारे सवालों का जवाब हम अपने लेक्चर में आज ढूंढेंगे। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम आज पढ़ेंगे इन केस ऑफ ह्यूमंस, इन केस ऑफ एनिमल्स में। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि क्या सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे कोई पानी में रहता है, चाहे कोई टेरेस्ट्रियल है, चाहे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स जो भी है, क्या सर ये एक ही किस्म की रेस्पिरेशन करते हैं? क्या इनके पास एक ही किस्म का ऑर्गन होता है? जी नहीं, अलग अलग रेस्पिरेशन होती है। हाँ, रेस्पिरेशन का जो फंडा होता है, जो मतलब होता है, जो इसका रोल होता है, वो कहीं ना कहीं सेम है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गन से नहीं होती। हम में जो ऑर्गन्स मौजूद है, जरूरी नहीं कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म्स में भी वही लंग्स होंगे। हम बात करेंगे पहले कि देयर आर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस जो होती है बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हम बात करेंगे आज कुछ किस्म की रेस्पिरेशन का, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम उठाएंगे, उसके बाद वो जो इनिशियल में मैंने सवाल किए थे उन सारे सवालों का जवाब देंगे। तो वीडियो में 101% बनी रहे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे एक टाइप रेस्पिरेशन की। जैसे मैं कहूंगा, हम में जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हर रेस्पिरेशन की एक ना एक खूबी होती है। सर पल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन? पल्मोनरी रेस्पिरेशन ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे हम में होती है, ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में होती है। इनके पास क्या होता है? इनके पास लंग्स होते हैं। जी हाँ, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जो मौजूद हवा होती है हमारे एक्सटर्नल में, यानी कि एटमॉस्फेयर में, ये उसी हवा को दाखिल करते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक। और फिर हमारे शरीर के अंदर ये जो गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि कैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और कैसे जो हमारी सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया वो कैसे हमारे शरीर के बाहर चला जाता है। तो ये जो सिस्टम है, इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यानी वो रेस्पिरेशन जो लंग्स की मदद से होता है। इसके बारे में तो हमें डिटेल से पढ़ना ही है, बाकी सारे रेस्पिरेशन का भी हाल सुनते हैं। दूसरी किस्म की जो रेस्पिरेशन होती है, पहले से लिखेंगे कि ये लंग्स की वजह से होती है और ज्यादातर टेरेस्ट्रियल में होती है, जिन्हें ऑक्सीजन बहुत ही आसानी से मिलता है। यानी इन्हें कहीं ना कहीं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह बार बार सांस और जल्दी जल्दी से सांस लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ कोई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन तो नहीं है जो कि पानी में होता है। अब हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो पानी में रहते हैं। पानी में भी कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे ब्रांकियल रेस्पिरेशन करें, नहीं, कुछ अलग भी होते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा आज। जो ब्रांकियल रेस्पिरेशन है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन, यानी ये कौन सी रेस्पिरेशन है? सर गैसियस एक्सचेंज तो होती होगी, लेकिन सर किस ऑर्गन की वजह से? जी हाँ, आपने फिशेस तो देखी होंगी, फिशेस में आपने फिश कुछ इस कदर की होती है। I'll try to draw it. हाँ, ये तो देख ही लिया होगा आपने, ये वाला। और यहाँ पे आपने देखे होंगे कि ये बहुत ही रेडिश कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, यानी कहीं ना कहीं हमें ये वैस्कुलर टाइप दिखता है, जहां हमें लगता है खून ही खून है हर तरफ। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गिल्स है, इस गिल्स के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होती है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और ये गिल किस में मदद करता है? ये करता है रेस्पिरेशन में मदद। गैसियस एक्सचेंज हो जाती है सर, अगर गैसियस एक्सचेंज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स, उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? उस रेस्पिरेशन को बोलेंगे हम ब्रांकियल रेस्पिरेशन।
सर इसका मतलब तो है पानी में ऑक्सीजन मौजूद है। जी हाँ, पानी में ऑक्सीजन मौजूद है, गैसेस भी डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड्स में। तो पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन को बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। यही वजह है कि इनकी अगर आप हार्ट बीट इनकी देखोगे, हार्ट रेट इनकी देखोगे, वो बहुत फास्ट होगी, हमसे ज्यादा फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि इनको गलत करना पड़ता है पानी को बार बार, ताकि उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाए, उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को निकाला जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाला जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुंह से पानी गलत करते हैं, फिर उस पानी को कहां पास करते हैं? गिल्स से। गिल्स में लगी कैपिलरीज, वहां से ऑक्सीजन को चुरा के ले जाती है और जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको बाहर एक्सटर्नल सोर्स में डालता है। ऐसी रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। आई होप कि ये कभी आप नहीं बोलोगे। नाउ द थर्ड वन जो है दैट इज ट्राकियल रेस्पिरेशन। ये नाम सुन के कुछ लग रहा होगा, पता नहीं किन ऑर्गेनिजम्स में। अरे ये उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जिन्हें आप रोज देखते हो, मक्खियां, कॉकरोच, इंसेक्ट्स। क्या कभी आपने ध्यान दिया है ऐसी छोटी सी मखलूक किस ऑर्गन से सांस लेती होगी, किस ऑर्गन से वो गैसेस एक्सचेंज करती होगी? जी हाँ, इनके अंदर भी लगे होते हैं नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग एयर ट्यूब्स। या ट्राकियल रेस्पिरेशन क्या होती है? इट ऑकर्स इन, ज्यादातर किन में हो जाती है? आर्थ्रोपोड्स में। अब ये लाइन सुन के ऐसे नहीं कहना सर ये तो हमने सुना नहीं। सुना तो होगा क्लास 9th में, डाइवर्सिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें जॉइंटेड फीटस होते हैं, इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। कोई ये ना कहे सर इसमें स्पाइडर भी आता है, लेकिन स्पाइडर तो कुछ अलग है, उसका किस्सा भी बताएंगे। यहाँ पे पहले सुनो, इट ऑकर्स इन आर्थ्रोपोड्स। जैसे मैं कॉकरोच की एग्जांपल दूंगा, कॉकरोचेस में होती है, कॉकरोच में होती है। सर ऐसे कैसे? क्या उनके पास गिल्स होते हैं? गिल्स तो नहीं है, लेकिन सर फिर क्या है? फिर जो है वो है नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग एयर ट्यूब्स। उन्हीं ब्रांचिंग एयर ट्यूब्स को बोला जाता है ट्राकिया या ट्राकी बोलो। और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ट्राकियल सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है? जैसे हमारे पास एक ट्राकिया है, इसी तरह इनके पास भी ट्राकिया होता है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसे होता है। हम देखेंगे, हम ऐसे कोशिश करेंगे कॉकरोच को बनाने का। ये कुछ इस कदर होता है इनके, ये जो कुछ ट्यूब्स होते हैं, नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। और अगर हम यहां भी ये बनाएंगे, इस कदर के कुछ ट्यूब्स होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स, बीच में कॉकरोच की बॉडी, यानी एंटीरियर साइड, ये इसका पोस्टीरियर साइड। और आप देखोगे कहीं ना कहीं जिनके लेटरल साइड से, जो उनके साइड्स होते हैं, उन साइड्स में छोटे छोटे से सुराख पाए जाते हैं। वो माइन्यूट सुराख होते हैं। असल में तो उन्हीं का काम होता है ऑक्सीजन को लिविंग टिश्यूज तक लाना। वो सुराख जो होते हैं उन्हें स्पाइरैकल्स बोलते हैं। अब ये नहीं कहना सर स्पाइरैकल क्या है? स्पाइरैकल एक छोटा सा, एक माइन्यूट सा कोर है जो ऑक्सीजन को कहां ले जाता है? कॉकरोच के शरीर में। कॉकरोच के शरीर में ये जो ट्यूब्स लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्राकिया, इसकी वजह से ये इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं। नाउ द फोर्थ वन इज, एक और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से होती है या स्किन से होती है। ऐसी रेस्पिरेशन जो स्किन से हो, उस रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे सर? उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये उनमें होगी जो मॉइस्ट लविंग होंगे, यानी कि जो मॉइस्चर पे पलते होंगे। ये अपने स्किन को ऑलवेज क्या रखते हैं? मॉइस्ट रखते हैं। बेसिकली इनके ऊपर क्यूटिकल होता है जो मॉइस्चर को क्या नहीं होने देता, जाया नहीं होने देता है। अर्थवर्म तो आपने सुना ही होगा, ये अर्थवर्म नीरीज में हो जाता है, अर्थवर्म में हो जाएगा। और हाँ, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग कहीं ना कहीं एम्फीबियंस भी इसका काम लेते हैं। फिर हम उनके मेटामॉर्फोसिस पे जाते हैं, वो फिर डिफरेंट टाइप्स पे भी करते हैं, डिफरेंट तरीके और भी तरीके होते हैं जिनसे वो करते हैं। एक और स्पेशल केस होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे यही मैंने जो पहले स्टार्ट में कहा था, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं। वैसे इंसेक्ट्स कहना गलत बात है क्योंकि वो इंसेक्ट तो नहीं है। इंसेक्ट्स की खूबी होती है, उनकी क्या होती है? बॉडी 3 सेगमेंटेड की होनी चाहिए, 6 लेग्स होनी चाहिए, इनके 3 तरफ लेग्स होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्पाइडर की, ये स्पाइडर क्या है? इसकी तो 8 टांगे। ये क्या है? ये स्पाइडर अराक्निड में आता है, अराक्निड्स में आता है। इसमें क्या लगे होते हैं? इसमें लगे होते हैं बुक गिल्स। ये बुक गिल्स की वजह से करता है, लाइक द मस्कुलर पैलेट्स इनसाइड इट्स बॉडी, जिसकी वजह से ये क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है। और भी कुछ पानी में पाए जाते हैं, जैसे सी हॉर्सेस में पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है? यहाँ पे होता है बुक लंग्स की वजह से, और उनमें हो जाता है बुक गिल्स की वजह से। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस। क्या समझे हम कि रेस्पिरेशन एक ही तरीके की नहीं होती। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स
को डिजाइन किया गया होता है डिफरेंट ऑर्गन्स जो कैरी करती है गैसेस एक्सचेंज। हमने पढ़ा कि हमारे पास है लंग्स, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वाली रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और फिश जो कि एक्वेटिक होते हैं, जहां डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसकी मात्रा कम होती है, इसलिए उनको सांस बार लेना पड़ता है, गल्प ऑफ वाटर जल्दी जल्दी करना पड़ता है ताकि वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे। उस गैसेस एक्सचेंज को बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। तीसरी मैंने कहा कि इको रेस्पिरेशन होती है, जो ट्रॉकियल यानी कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, लगे होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडीज में, जहां और बॉडी के बाहर वाली सतह में जो साइड्स होती हैं इनकी बॉडी में, कुछ सुराख पाए जाते हैं माइन्यूट वाले, जिनको स्पाइरकल्स बोलते हैं, वहीं से ऑक्सीजन आता है, फिर वो पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, उसकी एक्सचेंज हो जाती है। एंड नंबर फोर्थ जो मैंने अभी बताया, दैट इज सिकन से भी हो जाती है, उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनस रेस्पिरेशन। ये चीजें तो होगी। अब जो हमारा टॉपिक है बेसिकली दैट इज पल्मोनरी सिस्टम। जाहिर सी बात है, अभी तक मैंने कहा था पल्मोनरी वर्ड, जब भी आप पल्मोनरी देखोगे सुनोगे, आप समझ लेना पल्मोनरी कहीं ना कहीं लंग से जुड़ा है। तो पल्मोनरी सिस्टम, और सिस्टम किस चीज को बोलेंगे हम, एक निजाम होता है जब बहुत ज्यादा ऑर्गन्स जुड़ जाते हैं, वो किसी एक फंक्शन को अंजाम देते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो पल्मोनरी सिस्टम है, जी सर, इस पल्मोनरी सिस्टम का काम क्या है? मौजूद हवा जो है हमारे एटमोस्फेयर में, इसको हमारे शरीर के अंदर दाखिल करना। फिर इस सांस से आपको तो पता ही है क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाती है। आपको पता है रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स भी क्या निकलते हैं, आपको ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में डालना। सर क्यों जरूरी क्यों है? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पीएच वैल्यू यानी कि पीएच जो है ब्लड का वो बढ़ जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो एसिडिक मीन्स टॉक्सिक ही तो है। हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा देर तक नहीं रखना है, बल्कि इसे बाहर करना। अब सवाल उठता है, सर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाएगा, ऑक्सीजन कैसे अंदर जाएगा, कैसे शरीर के अंदर चला जाएगा? जबकि पहला वाला सवाल जो मैंने कहा था कि हवा में तो इतने सारे गैसेस मौजूद है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। सर फिर इतने मिक्सचर में से ऑक्सीजन ही सदा क्यों है हमारे शरीर का? इसका कोई रिश्ता है, जरूर होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी तो कोई रिश्ता होगा। ये कैसे चला जाता है? मीन्स कोई है जो इंटरमीडिएटरी रोल प्ले करता है, जो इनको लाने और जाने में एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनता है। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर कहीं तो सुना है जी, ब्लड तो सुना है। ब्लड में ऐसी कोई चीज तो होगी जो ऐसा करता है, कुछ एफिनिटी रखता होगा उसमें कोई मॉलिक्यूल, कुछ तो है सर। जी हाँ, कुछ तो है। ये सारे सवालों के जवाब आज इस चैप्टर में बहुत ही शानदार तरीके से। सर हम तो कभी कभी सांस भी बंद करते हैं, हम तो नाक बंद करते हैं फिर भी हवा जाती है, तो जाएगी ना, मुंह भी तो है, मुंह से भी हम सांस लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पल्मोनरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स विद नॉस्ट्रल्स। हाँ, नॉस्ट्रल्स एक रॉकेट साइनस है, अभी तक नहीं सुना। ऐसा नहीं, नॉस्ट्रल्स क्या है? ये देखो, ये जो दो सुराख दिख रही है आपको नाक में, ये नॉस्ट्रल्स है। डिजाइन इस तरह से किए गए हैं ताकि जो ऑक्सीजन है बहुत आसान हो इसे लेना, इसे कंज्यूम करना है। ऐसे अगर मैं नॉस्ट्रल्स बंद भी करूं तो भी मैं सांस ले सकता हूं मुंह से, और कहीं ऐसा ना हो। अगर दोनों बंद किए तो इंसान तो गया। नॉस्ट्रल्स क्या है सर? नॉस्ट्रल्स एक छोटे से ओपनिंग्स है जो कि अपर साइड, अपर पार्ट ऑफ द अपर लिप्स पाई जाती है। कहां पे पाए जाते हैं ये? अपर पार्ट ऑफ अपर लिप्स। इनका काम क्या है? टू ब्रिंग इन फ्रेश एयर, और वी कैन से ऑक्सीजनेटेड एयर। वैसे बेहतर रहेगा ऑक्सीजनेटेड एयर लेना। क्या करते हैं ये काम? टू ब्रिंग इन ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू द बॉडी। सर इतना ही काम है? नहीं, इनका दूसरा भी काम है। जो वहां से एयर निकला वापस शरीर में से, जब ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही रेस्पिरेशन के द्वारा, उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले हवा को भी बाहर निकालना। ये काम है सब, और बाकी ज्यादा कोई काम नहीं है। इसीलिए तो हाँ, कोई काम नहीं है, हम सूंघते हैं। इसमें वैसी चीजें लगी है, अब अभी देखोगे, ठीक है, हमें तो पढ़ना ही है डिटेल में। नॉस्ट्रल्स का पहले इतना काम लिखेंगे। नॉस्ट्रल के बाद जो आती है दैट इज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या है? सर कैविटी कहे तो ये एक बात है, इट्स अ पार्ट, ट्यूब, जो कि लीड करती है इनटू नेजल चैम्बर। नेजल कैविटी मानो सिर्फ एक गली है, एक गली है, एक नैरो सी गली है, जो क्या करता है, इस हवा जो हमने ली, अब इसको कहीं ना कहीं वो नेजल चैम्बर्स में फिट करें, नेजल चैम्बर्स तक लेके आए। ऐसा क्यों सर? जरूरी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सांस हमेशा कोशिश करो नाक से लेनी, ना कि मुंह से। क्योंकि मुंह से हम, ये तो हार्मफुल है, जब हम मुंह से सांस लेते हैं इट्स हार्मफुल। ये क्यों हार्मफुल है समझाएंगे। जब हम नॉस्ट्रल से ब्रिंग करते हैं इस ऑक्सीजनेटेड एयर को जब हम ब्रिंग करते हैं नॉस्ट्रल से, नेजल कैविटी से लेके हम पहुंचाते हैं इसको नेजल चैम्बर्स में। मसला क्या है वहां? नेजल चैम्बर्स, आई ट्राई टू ड्रॉ, मैं कोशिश करूंगा, वैसे आई एम वेरी पुअर इन ड्राइंग। ये रहे आपके हैप्पी नट वाले दो दांत, ये रहे नीचे भी दो दांत, ये रहा आपका पैलेट, हार्ड पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट से ही तो स्टार्ट होती है फैरिंक्स। और ये रहा
वैसे ये तो नाक है, ठीक है? बेटर है यहाँ से स्टार्ट करना इस तरह से, सो दैट हम आराम से समझेंगे। डिटेल में मैं वहाँ से फिर बनाऊँगा, यहाँ से थोड़ा-सा ध्यान रखो। चलिए, नाक है, ये है छोटे से नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स आपको पता है जो नॉस्ट्रल है, एक नॉस्ट्रल, दूसरा नॉस्ट्रल। इसके बीच में एक बूंद जैसी होती है, कार्टिलेज होती है। वो कार्टिलेज क्या है, एक सेप्टम बना देता है। यानी कि इस नॉस्ट्रल को इस नॉस्ट्रल से अलग-अलग करता है। दोनों अलग-अलग नेज़ल चैम्बर्स बन जाते हैं और ये जो सेप्टम है इसे हम नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। वी कॉल इट नेज़ल सेप्टम। यहाँ से आप देखते हो, देखो, यहाँ अगर आपको मेरे पिछले लेक्चर्स आपने सही से देखे होंगे, मैंने अच्छे से वहाँ पे फेरिंक्स पढ़ाया है। अगर नहीं देखे तो आप काइंडली यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ से आप अपने हिसाब का प्लेलिस्ट ऑन ओपन कीजिए, वहाँ क्लास 9th, क्लास 10th के लेक्चर्स मौजूद हैं। तो चैनल का नाम है पास्ट प्लस विद रूफ, पास्ट प्लस PULSE विथ RAOOF, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। नॉस्ट्रल से होके ये जाता है नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से ब्रिंग करती है, ले जाती है। नेज़ल कैविटी इज जस्ट अ पाथ व्हिच ब्रिंग्स इट टू नेज़ल चैम्बर्स। अब रोल है नेज़ल चैम्बर का। नेज़ल चैम्बर में आप कहीं ना कहीं देखोगे, फिलहाल मैं ये बनाऊंगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा। वैसे उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें पूरा सारा स्केलेटल सिस्टम नहीं पढ़ना है, हमें हड्डियों का वो ढांचा नहीं पढ़ना है जो मौजूद होते हैं, जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। मौजूद होते हैं कुछ बोन्स जो कि टर्बाइनेट्स का काम करते हैं। वो टर्बाइनेट्स जिसे नेज़ल कॉन्केव बोलते हैं, वी कॉल देम नेज़ल कॉन्केव। दिस इज आल्सो कॉल्ड टर्बाइनेट्स। मतलब समझाऊंगा मैं इनका काम क्या होता है। पहले यहाँ सुनो, यहाँ नेज़ल चैम्बर में जब चले जाते हैं, काम बेसिकली इन्हीं का, लेकिन 10th क्लास में ये डिस्टिंग्विश नहीं हुआ होगा, यानी कि अलग से नहीं लिखा गया होगा, बल्कि वहाँ कॉमन सिंपली लिखा गया होगा कि नेज़ल चैम्बर में क्या हो जाता है। जो सांस हम लेते हैं नाक से, ठीक, उस सांस में कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज भी होंगे, कहीं ना कहीं डस्ट भी होगी। उस डस्ट को रोकने के लिए आप अगर ध्यान से देखोगे, हमारे नाक के अंदर से होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सीलिया लाइक है, जिन्हें हम सीलिया ही कहते हैं। वो एक हेयर होता है जो बीट करते रहते हैं, ताकि जो वहां से धूल आ जाती है, ये उसे कहीं ना कहीं रोकते हैं। They try or they help in stopping the harmful bacteria and not letting them to enter into the alimentary or sorry we can say tracheal system में ना जाए, इसलिए वो इनको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अब जो ये बोन्स है जिन्हें नेज़ल कॉन्केव बोलते हैं, आप सिंपली बता दो सर नेज़ल चैम्बर। नेज़ल चैम्बर में क्या हो जाता है, जो हवा हमने ली, जरूरी नहीं है कि वही हवा हम डायरेक्टली हिट करेंगे अपने लंग्स तक, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले इस हवा को अच्छे से परखा जाता है। हवा मानो वहां पे ये इस तरह से डिजाइन किया गया होता है, हमारी नाक को इस तरह से डिजाइन किया गया है। इस नाक में पहले इस हवा को जब ये गुजरता है, इस हवा का टेम्परेचर चेक किया जाता है, इसकी ह्यूमिडिटी चेक की जाती है। ये सब चीजें मिला के, क्या इसमें कोई एंजाइम, क्या इसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं चला गया, क्या बहुत ज्यादा धूल तो नहीं है, ये ताकि नीचे ना उतर जाए, इसीलिए नेज़ल चैम्बर में ऐसी चीजें लगी होती है। ये क्या काम करते हैं, ये जो नेज़ल जो टर्बाइनेट्स होते हैं, ये इस हवा को क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर दे देते हैं, प्लस थोड़ा सा वार्म करते हैं, सही से इसकी ह्यूमिडिटी रखते हैं, इसको ह्यूमिडिटी अच्छे से देते हैं, ताकि ये किसी भी मुज़र तरीके से हमारे लंग्स को हिट ना करे, जैसे कि लंग्स पे बुरा असर पड़ता। तो ये पार्ट जो यहाँ है, उसके बावजूद वहाँ कुछ सेल्स और पाए जाते हैं जिन्हें हम ओल्फैक्टरी सेल्स बोलते हैं। उनका काम क्या होता है, ओल्फैक्टरी नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करता है, दीज हेल्प इन डिटेक्टिंग द स्मेल। आप डिफरेंट किस्म के स्मेल्स को परसीव करते हो, डिटेक्ट करते हो, एंड थैंक्स टू द ओल्फैक्टरी सेल्स। उसके बावजूद भी यहां से आप कंटिन्यू देखोगे, हमारे नेज़ल चैम्बर में जो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स, वो सेल्स आप कंटिन्यूअसली देखोगे अप टू द टर्शियरी ब्रोंकियोलस तक। जब टर्शियरी ब्रोंकाई पढ़ोगे वहां तक आप कंटिन्यू देखोगे, आप वो वाली सेल्स कंटिन्यूअसली होती है, यानी कि ट्राके में भी वो सेल्स होंगे, हमारे लाइनिंग, हमारे नेज़ल चैम्बर्स में भी वो सेल्स कंटिन्यू होती है। उन सेल्स को बोलते हैं हम, वो सेल्स कुछ ऐसी होती है, वो सीलिएटेड होती है। सीलिएटेड समझते हो, जिन पे सीलिया होता है, लाइक हियर लाइक सीलिएटेड सीरो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल सेल्स। सर ये क्या इतना बड़ा नाम है क्या है? नहीं, ये तो नाम से ही पता चलता है ये क्या है। हम ये नाम पढ़ते पढ़ते सीधे कहाँ जाएंगे, गोवा नहीं जा रहा है नाम बताते बताते। देखिए, सीलिएटेड सीरो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल सेल्स। सर ये कुछ एपिथेलियल सेल्स है, मैं मजीद नहीं बताऊंगा एपिथेलियल सेल्स के बारे में, क्योंकि आपने क्लास 9 में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप इस लेक्चर को देखिए। सीलिएटेड सीरो स्ट्रैटिफाइड, सीलिएटेड यानी कि इनके ऊपर सीलिया, दीस सेल्स बियर सीलिया, हियर लाइक प्रोजेक्शंस। सीडो मींस फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड ये कुछ ऐसी सेल्स है जो लगता है कि ये लेयर्स में है, कुछ ऐसी सेल्स है।
ऐसी सेल्स है ये। लगता है अगर कोई दूर से ऐसे दिखता है उसको लगता है जैसे क्या है, ये है, उनको लगता है इसमें मल्टीन्यूक्लियस है, ये शायद लेयर में है, पर ये लेयर्स में नहीं होती, ये खाली सिंगल लेयर की सेल्स होती है। इसीलिए बोलते हैं सीडो मीन्स फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड मीन्स लेयर्स, फॉल्स लेयर्स। लगता है कि लेयर्स में है, बट असल में ये लेयर्स में ये वाली सेल्स मौजूद नहीं होती, बल्कि ये सिंगल लेयर ही होता है। तो ये सेल्स का काम क्या होता है सर? यही जो ये सीलिएटेड सेल्स होते हैं, इन्हीं का काम होता है। ये क्या करते हैं, अगर हम देखें ये फीचर किन में रखते हैं, इनके साथ साथ होती है ये गॉबलेट सेल्स, यानी कि एक्टिव भी करते हैं गॉबलेट सेल्स। जो गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, दे सिक्रेट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं। इस म्यूकस प्लस जो हेयर लाइनिंग है, जो हम अपने नाक में देखते हैं, ये क्या काम करते हैं, कहीं ना कहीं ये बनाते हैं, ये एस्केलेटर का काम करते हैं। दिस म्यूकस एक्ट्स एज एन एस्केलेटर। ये एस्केलेटर क्या करता है, ये जो हवा से आने वाली धूल थी, ये उसको रोकता है। आपने इस म्यूकस को सुबह जब आप चीखते हो, फेस धोते वक्त जो आप चीखते हो ना, वो जो वापस आप आ जाता है, वही म्यूकस है। तो यहां पे क्या देखा आपने कि जो हवा आया था, उस हवा का टेम्परेचर सही से जांचा गया, सही से उसको वार्म किया गया, सही से उसको मॉइस्चर दिया गया, ताकि वो हवा सही तरीके से हमारे लंग्स को हिट करे। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो चार चीजें की पॉसिबिलिटी थी। एक तो बैक्टीरिया भी चला जाता, बहुत ही हार्मफुल होता, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम भी होते हैं जो एंटीमाइक्रोबियल होते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जिस किस्म की, आपको तो पता है कि पोल्यूशन से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। पोल्यूशन वाली जो हवा है हमने पी थी, तो उस पोल्यूशन से आपको पता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती है। नंबर थर्ड क्या हो जाता है कि अगर धूल होती, जो धूल होती है वो नहीं रोकी जाती। और नंबर चौथी बात ये, ना तो टेम्परेचर देखा जाता, ना ह्यूमिडिटी देखी जाती, तो उसमें से अंदर से लंग्स पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता, लंग्स अफेक्टेड हो जाते। तो चार चीजें यहाँ हुई, क्या क्या हुई, ये जो नेजल चैम्बर में हुआ, एक क्या, इट स्टॉप्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। मदद किसकी वजह से, दो चीजें, एक तो सीलिया है, दूसरा है लाइसोजाइम एंटीमाइक्रोबियल, और एंटीबॉडी भी पाई जाती है इसमें। दूसरा है, यानी कि हमारी नाक इनबिल्ट एसी है, इनबिल्ट एसी है, डिजाइन ऐसी की कि मैं फिट एसी वहीं से फिट है, ठीक है। और थैंक्स टू दिस नेजल कॉन्केव टर्बाइनेट्स बोलते हैं, इट स्टॉप्स द डस्ट पार्टिकल्स, इट चेक्स द टेम्परेचर, और वी कैन से इट वार्म्स द इनकमिंग एयर, इट वार्म्स द एयर और ऑक्सीजन, वैसे एयर को ही। इट, चौथी चीज क्या है, शाबाश, इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द एयर। आपने तो पढ़ाई होगा जियोग्राफी में, ह्यूमिडिटी किसे बोलते हैं। हम क्या देखते हैं कि जब ये मॉइस्चर में जब सही से टेम्परेचर होता है, यानी कि ये हवा कहीं ना कहीं ह्यूमिफाइड हो जाता है, ह्यूमिफाइड। ये सारी चीजों का जो रोल था, जो हेल्प हुई इन चीजों को होने में, थैंक्स टू द नेजल चैम्बर, थैंक्स टू द नेजल चैम्बर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद जो ही नेजल चैम्बर के बाद क्या आ जाता है, नेजल चैम्बर के बाद आता है फेरिंक्स। नेजल चैम्बर सामने पहले तो थे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये तो बंद होते होंगे ना, कहीं पे खुल भी जाते होंगे, बंद भी हो जाते हैं, लीड करते होंगे, यानी कि फेरिंक्स को कहीं ना कहीं, फेरिंक्स तक जो इस हवा को ले जाता है वो नेजल चैम्बर है। नेजल चैम्बर ये हवा कहाँ से डालता है, इंटरनल नेयर्स, यानी कि फेरिंक्स से पहले आते हैं इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स यानी कि अंदरूनी जो है, अंदरूनी नॉस्ट्रल्स जो होते हैं उनको इंटरनल नेयर्स बोलते हैं। वो ये अच्छा सा हवा जो बना, अभी तक आपने देखा हवा के साथ क्या क्या हुआ, सही से टेम्परेचर नापा गया, मॉइस्चर दिया गया, डस्ट पार्टिकल्स को रोका गया, बैक्टीरिया को रोका गया, ताकि ये जो हवा है ये सही से लंग्स में चला जाए। अब ये सबसे पहले वाले पार्ट जिसे हम गला बोलते हैं, गले में जाता है, जिसे हम फेरिंक्स बोलते हैं, कॉल इट फेरिंक्स। फेरिंक्स कहीं ना कहीं हम कहेंगे इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। जी हाँ, जहां से सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होता है वहीं से तो एक्सेल होने लगता है फेरिंक्स। फेरिंक्स, मैंने कहा था कि फेरिंक्स एक ऐसी चीज है, वी कॉल इट द कॉमन पैसेज, वी कॉल इट द कॉमन फेरिंक्स। क्या है, फेरिंक्स एक्ट्स एज अ कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज किस किस के लिए, फॉर एयर एंड फूड, ग़िज़ा और हवा दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज, एक कॉमन रास्ता बनता है। अब वहां पे ध्यान देना है, सब ध्यान तो देना है। उससे पहले मैं फेरिंक्स पे थोड़ा सा बता दूं। फेरिंक्स हमारे ये जो आप देख रहे होंगे, बेस ऑफ सकल, अब यही से समझो, यहां से स्टार्ट होता है अप टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तक ये चला जाता है। तो इस फेरिंक्स में कहीं ना कहीं बेस ऑफ सकल से लेके अप टू दिस वेरी पार्ट, अप टू 14 सेंटीमीटर, इसके तीन हिस्से हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट इज जिसे हम बोलते हैं नेज़ोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स मैंने पिछले टॉपिक में समझाया है। नेज़ोफेरिंक्स होता है
ये क्या काम करेगा? नेसोफेरिंक्स जो है आपसे ही मैं कहूंगा नेसोफेरिंक्स का होगा। बताओ कि सर ये नेजल पैसेज है, ऊपर से क्या है इसका? ऊपर से इसका क्या है? शकल की शाबाश, ये है। नीचे से क्या है? हार्ड प्लेट है, इनके बीच में गुजरता है नेसोफेरिंक्स। दूसरा होता है जो मुंह से सांस आ जाती है, जहां से ये कॉमन फेरिंक्स को मिलती है, वी कॉल दैट ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स। नाउ द थर्ड वन इज लैरेंजियोफेरिंक्स, जो कि ओरोफेरिंक्स से लेके आपको 14 सेंटीमीटर बराबर तक जाती है, तो उसे बोलते हैं लैरेंजियोफेरिंक्स। मींस के तीन हिस्से हैं, क्या क्या है? नेसोफेरिंक्स, दूसरा है ओरोफेरिंक्स, तीसरा है लैरेंजियोफेरिंक्स। ओके, आई होप यू गॉट इट। फेरिंक्स से जब ये सांस मिली, आपने सुना होगा हम हमारे एल्डर्स हमसे कहते हैं कि खाते वक्त बातें मत किया करें, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है। आपने बात की तो कभी कभार चोक भी हो सकता है। होता क्या है, जब हम बातें करते हैं, या आप ऐसे बता दो सर, जब हम खाते हैं कौन सी चीज ऐसी है जो इस ग़िज़ा को इस ट्राकिया में जाने से प्रिवेंट करता है, बचाता कौन है? पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं। ये देखो आप, कुछ इस कदर का होता है हमारा, यहां से समझो आप, दिस इज आवर ट्राकिया, दिस इज आवर ट्राकिया, और वी कैन से दिस इज अ विंड पाइप। आपने देखा होगा कि ये जो ट्राकिया है, इसकी ओपनिंग ऑफ ट्राकिया को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ग्लॉटिस बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ। और वी कैन से सिंपली, आप कहीं भी आप देखोगे जस्ट द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। सही बात है वो भी, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है लैरिंक्स, साउंड बॉक्स के ओपन को, यहां लैरिंक्स यहां है, इसकी ओपनिंग यहां है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर लगी होती है कार्टिलेजिनस और वी कैन से मस्कुलर फ्लैप, इस कदर की। पीछे से इसके लगा होता है दूसरा ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस, और वी कैन से दिस इज अ फूड पाइप। सर मैं कोई चीज निकलता हूं, ये ट्राकिया में क्यों नहीं चला जाता? सुनो क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि क्या हो जाता है, आपने वो डाइजेशन वाले टॉपिक में मैंने आपसे सही से कहा था, अच्छे से समझाया था। होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो लैरिंक्स है ये ऊपर आने लगता है, ये जो इसके ऊपर जो मस्कुलर फ्लैप है, जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? इट्स अ मस्कुलर फ्लैप जो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। ये ग्लॉटिस को बंद करता है, लाइक क्या? सुनो मेरी बात। नाउ थिंक, ये है दिस इज ट्राकिया। ये ट्राकिया के ऊपर, ये ट्राकिया के ऊपर जो लिड लगी है, ये वाली, ये ऐसे होती है, अभी बंद नहीं होती है, ऐसे होती है। ये रहा इसोफेगस, ये दूसरा मार्कर रहा इसोफेगस। फूड आया, कॉमन पैसेज बना फेरिंक्स। अब फूड जब आता, वो तो चांसेस तो थे कि वो इस ट्राकिया में चला जाए, वो ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि जो ही फूड आने लगता है, कंट्रैक्शन हो जाती है, ये एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस के ऊपर चला जाता है, लाइक ए लिड, ढक्कन की तरह, इसे बंद करता है। तो ओपनिंग इसकी रहती है खुली, इसकी ओपनिंग को क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड गलेट, GULLET। देखो इन टर्म्स में आप कंफ्यूज मत हो, सर ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, गलेट, ये क्या है? सिंपल, ओपनिंग ऑफ, आप कहो ओपनिंग ऑफ ट्राकिया और ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, सिंपली कॉल्ड ग्लॉटिस होता है ट्राकिया का ओपन होना, ओपनिंग, उसकी ओपनिंग जो वाइडर होती है, रिसीव करेगी ना चीज को, इस चीज को, ऑक्सीजन को, उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। उसके ऊपर से ढक्कन होता है, उस ढक्कन को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जो ही खाना आने लगता है, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद करता है। अब बची किसकी ओपनिंग? बची फूड पाइप की ओपनिंग, जिसे गलेट बोलते हैं। तो फूड सिंपली यहां तक आ गया। अब समझो, देखो, अब समझो यहां ऑक्सीजन भी आ गया, यहाँ फूड भी आ गया। ये फूड था। अब फूड को तो चांसेस थे ना यहाँ चले जाने का, वो यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस है वो इस ग्लॉटिस को बंद करता है। तो ये तो बंद हो गया। अब एक ही पैसेज बचती है, दैट इज गलेट, यानी कि ओपनिंग ऑफ इसोफेगस, फूड पाइप, ये फूड चला जाता है इसमें। तो हम कहेंगे, क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, द एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर इनटू द ट्राकिया, और वी कैन से विंड पाइप। क्या कहेंगे? यस सर। हाउ? It acts as a lid. To cover or to close the opening. The opening of what? The opening of trachea or larynx. वैसे larynx खुद एक पार्ट है किसका? ट्राकिया का, यानी कि larynx ही होता है ट्राकिया के ऊपर, और larynx के ऊपर ही होता है epiglottis। larynx की इसी ओपनिंग को बोलते हैं glottis। तो it acts as a lid to close the opening of larynx, we call that very opening, उसको क्या बोलते हैं? glottis। उस glottis को बंद करता है, कौन करता है? epiglottis, ताकि फूड चला जाए हमारे इसोफेगस में। ओके सर, इतना तो हमने समझा। मेरा कंसेप्ट अभी यहाँ मजीद इस इसोफेगस को बढ़ाने का नहीं है सर, क्यों? क्योंकि वो हमने डाइजेशन में कवर किया है। अगर नहीं देखा तो फिर से कह रहा हूं मैं, आप इस चैनल पे जाइए, पास्ट प्लस में वहां पे आपको ये डिटेल में मिलेगा। नाउ सर, अब जो ट्राकिया है,
तो ट्राकिया, ट्राकिया जो है, जो फील करते हो, दिस इज ट्राकिया। एंड दिस लैरिंक्स जिसे हम साउंड बॉक्स बोलते हैं, जहां से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। सर ये कुछ हार्ड स्ट्रक्चर जो इसके ऊपर लगे होते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है? दीज रिंग लाइक, वैसे पूरी रिंग नहीं होती है ये, उसका भी एक रीजन है। इसे हम बोलते हैं दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स दैट, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स द ट्राकिया। बेसिकली जिस कार्टिलेज की बनी होती है, दैट इज HYALINE, हेलियन कार्टिलेज, इसकी बनी होती है। सॉरी, अब ये कार्टिलेज सर कहाँ तक होती है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ पे बता दूंगा। अभी हम यहाँ पहुंचे, मैं ब्लैक सी बनाऊंगा, ज्यादा डोमिनेट हो जाता है। दिस इज ट्राकिया। इस तरह से ये होता है, हाफ रिंग और सी शेपर। मैं थोड़ा बड़ी बड़ी बनाऊंगा, बाहर की तरफ भी करूंगा, सो दैट आपको ये अच्छे से दिख जाए। इस तरह से होता है, ये इसको एक फर्म शेप देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं एक और चीज करते हैं कि कहीं चोक ना हो जाए, ठीक है? कहीं प्रोट्रूड ना हो जाए, ये कोलैप्स ना हो जाए। अब सर फुल क्यों नहीं थी, हमें इस तरह से डिजाइन क्यों नहीं किया गया है कि ये पूरी की पूरी रिंग शेप होती है, इस तरह से पीछे नहीं होती। आप समझो पीछे इसकी क्या है, देखो आप अच्छे से समझो। ये है, दिस इज ट्राकिया, इसके पीछे है, इसके पीछे क्या है, इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस जब कंट्रैक्ट करते हो डायलेट भी तो हो जाता है। अगर ये पूरी रिंग होती, क्या वो सही से डायलेट हो जाता? नहीं हो जाता, और हमें कोई चीज निगलने में प्रॉब्लम हो जाती। दैट्स व्हाई दे आर सो डिजाइन्ड। सो अब ये कंटिन्यू चले जाते हैं। पहले तो ये डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई, ब्रोंकस एक को बोलेंगे, प्लूरल में ब्रोंकाई बोलेंगे, लेफ्ट एंड राइट। फिर उसके बाद ये डिवाइड होने लगते हैं, पहले मैं कुछ ऐसे ढांचा बनाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा कि व्हाट एक्चुअली आई वाज ट्राइंग। समझाऊंगा मैं बाद में। ये ब्रोंकाई है, ये हो जाते हैं मजीद डिवाइड इनटू प्राइमरी, इनटू सेकेंडरी, टर्शरी एंड कहीं ना कहीं क्वाटरनरी में, कहीं ना कहीं क्वाटरनरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड मींस ये पहले ही था ब्रोंकाई, ये प्राइमरी में तब्दील हुआ, फिर ये प्राइमरी सेकेंडरी में हुआ, फिर सेकेंडरी टर्शरी में हुआ, फिर टर्शरी क्वाटरनरी में हुआ। इस तरह से ये इनकी जो विड्थ है ये और ज्यादा से ज्यादा नैरो होने लगते हैं। इसका रीजन भी होता है कि इतने नैरो क्यों हो जाते हैं। यहाँ भी इसी तरह ये हो जाता है, किस किस में, प्राइमरी ब्रोंकाई हम और प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, मजीद वो डिवाइड होने लगते हैं। फिर उसके बाद ये क्या बनाते हैं, ये इनिशियल, इनिशियल किस में, ब्रोंकियोल में, और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल में, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल में, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल में। क्या हो जाता है फिर यहाँ से, इनिशियल ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर बन जाता है, फिर ये मॉडिफाई हो जाते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर डक्ट। फिर उसके बाद लास्ट में ब्लाइंड, अब सैग देखोगे, दैट इज एल्वियोलर, एल्वियोलर सैग या एल्वियोलाई। तो इसकी इस तरह से डिफरेंशिएशन हो जाती है। सर ये तो हमने अब समझा कि मुझे डिवाइड होने लग दी है। फिर लास्ट में बनते हैं ग्रेप्स लाइक, ये मेरे जब फिर इस तरह से बनते हैं, दीज आर बंच ग्रेप, बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक, इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मानो अगर हम इनको फ्लैट बनाते इन एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक को, जो कि कुछ इस कदर का होता है, अगर हम इनको फ्लैट बनाते तो जो टेबल टेनिस का कोर्ट है उतना एरिया ये अकोमोडेट करते। इसलिए आप सोचो कि ये कितने कम जगह में फिट किए गए। ओके, नाउ जो ये चले जाते हैं, बेसिकली यहां से ही तो हम लंग का नाम देते हैं इसे, यहां से। अब देखो लंग्स जो है, जो राइट लंग है, जो राइट लंग है दैट इज 3 लोबड, दैट इज 3 लोबड, 1 2 एंड 3, 3 लोबड। और जो लेफ्ट वाला लंग है दैट इज 2 लोबड, इज बाई लोबड, उसके खाली 2 ही लोब है। मतलब ये कि फिर तो राइट वाला वेट में भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली जब साइज में बड़ा होगा तो वेट में भी बड़ा होगा। लेफ्ट वाला क्या होगा, ये कम होगा। ये होता है 565 ग्राम का, सॉरी 575 ग्राम का, ये होता है 655 ग्राम का। ये बड़ा, इसका वेट ज्यादा होता है। लंग्स 2 मेम्ब्रेन से कवर किए गए होते हैं, इन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स,
पिल्यूलर मेम्ब्रेन्स। इनके अंदर एक कैविटी बनती है जिसे पिल्यूलर कैविटी नाम देते हैं। उसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है जिसे पिल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। सर वो क्या काम करता है? वो मैकेनिकल और शॉक एब्जॉर्बर बन जाता है। क्योंकि विसरल ऑर्गन है तो जरा सा दबाव बढ़ जाए, जरा सा करंट लगती, ये तो फिर कोलैप्स हो जाता। उस चीज से बचने के लिए ये काम करता है। पति की बात बता दूं मैं, इंसान अपने जो सांस लेता है उस सांस में से 20% ऑक्सीजन अकेला हमारा ब्रेन यूटिलाइज करता है, बचा 80% ऑक्सीजन बाकी हमारा पूरा शरीर इस्तेमाल करता है। और जो इसमें से ऑक्सीजन है, यानी इंसान के मरने के बाद भी इंसान के अंदर ऑक्सीजन थोड़ा सा मौजूद रहता है। सर कितना थोड़ा? इतना 1200 ml। 1200 ml ऑफ ऑक्सीजन इज स्टिल स्टोर्ड इनसाइड द एल्वियोलर सैक। ऐसा क्यों सर? इस वाले को बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी ये हेल्प करता है। आपने पार्शियल प्रेशर वाला किस्सा समझा होगा, उसमें मदद करता है। ऑक्सीजन जो आ जाता है हमारे शरीर में वो इजी हो जाता है वो होना। और कहीं ना कहीं बैकअप प्लान भी है। बैकअप प्लान भी यानी कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही ना हो तब ये तो नहीं जाएगा, बट इसमें भी मदद हो जाती है। जैसे हमारे शरीर के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, जैसे मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन हमारे मसल सेल्स में पाया जाता है। इनका भी काम क्या होता है? दे स्टोर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन स्टोर करते हैं। कभी ना कभी जब बॉडी को लगता है, वैसे ऐसी कंडीशन ना नहीं चाहिए, कभी जब लगता है कि बिल्कुल शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होगी तब कहीं ना कहीं ये एक बैकअप प्लान होगा। लेकिन ये ज्यादा देर टिक नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं मैं 20% ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली रिक्वायर्ड बाय ब्रेन। सो 20% चाहिए तो ये मशीनरी फिर बैठ जाती है ना, इंसान की डेथ हो जाती है। खैर, अब जो बात हम करेंगे दैट इज यहाँ से तो आपने सीखा। मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ टेबल बनाऊंगा। पहले कहाँ? पहले थे हम नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल से हमने सांस ली कहाँ? जो कैविटी उसको क्या बोलते हैं? नाजल पैसेज। और नेजल पैसेज, नेजल पैसेज ने क्या किया? इसे नेजल कैविटी यानी कि नेजल चैम्बर में डाल दिया। नेजल चैम्बर के चीजें मैंने आपको बता दी, कैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बाकी सारी चीजों। और इसमें कुछ सेल्स लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिएटेड, सीलिएटेड, सीडोस्ट्रैटिफाइड, सीडोस्ट्रैटिफाइड, कोलमनार, इपिथेलियल, कोलमनार इपिथेलियल सेल्स होते हैं। फिर नेजल चैम्बर से लेके ऐसे लिखूंगा मैं नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, ये लीड करती है टू नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर चूंकि खुलती है यहाँ पे इंटरनल नीयर्स, इंटरनल नीयर्स। फिर वहां से चला जाता है फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद चला जाता है ये कहाँ? लैरिंक्स, यानी कि सीधे हम लिखेंगे ट्राकिया। ट्राकिया यानी विंड पाइप में चला जाता है। ट्राकिया डिवाइड होने लगता है किसमें? प्राइमरी ब्रोंकस, पहले तो राइट और लेफ्ट में। ब्रोंकस किसमें? राइट ब्रोंकस प्लस लेफ्ट ब्रोंकस, जिन्हें ब्रोंकाई बोलेंगे। कलेक्टिवली इनको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बना देता है। फिर ये ब्रोंकस क्या हो जाते हैं? ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बनते हैं। फिर टर्शरी ब्रोंकाई बनते हैं। फिर कहीं ना कहीं ये क्वाटरनरी ब्रोंकाई बनते हैं, ब्रोंकाई बनते हैं। फिर ये जो ब्रोंकाई है ये मजीद मॉडिफाई होने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं इनटू व्हाट? इनटू इनिशियल, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट। फिर एल्वियोलर डक्ट से बनता है एल्वियोलाई। दिस इज द पैसेज। हवा कहां से लेके कहां तक जाती है? अभी हम पहुंचे हैं एल्वियोलाई में, बात करेंगे हम इसकी। वैसे लंग्स के बारे में तो मैं कहूं, लंग्स कहां से स्टार्ट होने लगते हैं? बेसिकली यहां से लंग, यहाँ से प्राइमरी ब्रोंकाई से, यहाँ से तो लंग्स बनते हैं। आपको मैंने जो पढ़ाया था वो जो सी शेप्ड कार्टिलेज है वो कहां तक चली जाती है? वो यहां तक चली जाती है, क्वाटरनरी ब्रोंकाई तक कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि वो खाली यहाँ इस एरिया तक ही है, नहीं, वो इसमें भी है, राइट ब्रोंकाई में भी है, जो इस तरह से दो डिविजन हुए थे ट्रैक के, वहां भी कंटिन्यू करती है, प्राइमरी में भी, सेकंडरी में भी, टर्शियरी में भी, कहीं ना कहीं क्वाटरनरी में भी कंटिन्यू करती है। तब तक वो जो रिंग्स, वो कार्टिलेजिनस हाइलन वाले स्ट्रक्चर्स है वो कंटिन्यू करते हैं। अब जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई क्या है? कुछ एल्वियोलाई जो है कुछ इस तरह का है। मैं एक उठाऊंगा, वैसे बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह होते हैं जो फिट किए गए होते हैं। कितने होते हैं सर लंग्स में? 300 मिलियन, 300 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं प्रेजेंट इन ईच लंग, ईच लंग। इतने पाए जाते हैं भाई साहब। देखो काम सारा इसी का है। मैंने जो सवाल किए थे इनिशियल में, सर हवा में इतने सारे गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, 78% है, और कुछ इनर्ट गैसेस भी है। सर ऑक्सीजन ही क्यों? इसका भी रीजन है, इसमें समझिए। सर
कैसे हो जाता है? हवा के बगैर हम ज़िंदा नहीं रहते। सर क्यों नहीं रहते? सर क्यों नहीं रहते? सवाल के जवाब भी हम देंगे, पहले इसको समझिए। ये जो है एल्वियोलाई, अगर आप समझोगे, एल्वियोलाई में सेल्स होती है, उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूमैटोसाइट्स। न्यूमैटोसाइट्स न्यूमैटोसाइट्स होती है। ये न्यूमैटोसाइट्स क्या होते हैं? न्यूमैटोसाइट्स खुद टाइप 1 टाइप 2 की होती है। टाइप 1 टाइप 2 की होती है। उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बट थोड़ा-सा मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अंदर इसमें होता है, इट्स अ लिक्विड पार्ट, इट्स नॉट अ सेल, बट ये होता है अंदर से एक फ्लूइड, इस तरह से रोल इनके सबका होता है। फिर होते हैं ये वाली साइट्स, न्यूमैटोसाइट्स, जो कि पैनकेक शेप्ड की होती है, पैनकेक शेप्ड सेल्स की तरह होती है। इस तरह से होती है ये सेल्स। अब मैं ऐसे बनाऊँगा। हाँ, कुछ ऐसे होती है ये सेल्स। पूरे इस तरह की सेल्स होती है। और यहाँ से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ इस कलर की सेल्स, सॉरी इस कलर का कुछ स्ट्रक्चर होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन तैयार होता है इसका। फिर यहाँ से आप पढ़ोगे जो ब्लड कैपिलरी होती है। ब्लड कैपिलरी के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जो ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी में वो वाली वेसल्स होती है जो सबसे वीक, जो सबसे क्या होती है, सबसे पतली होती है, जो हर सेल तक पहुँचती है। आपने पढ़ा होगा आर्टरीज़, कैसे आर्टरीज़ आर्ट्रियोल्स में, फिर वेन्यूल्स में, फिर वेन्स में, वेनलेट्स वेन्स में, फिर इसी तरह उनके जो इंटरमीडिएटरी वाले बनते हैं जो हर सेल तक पहुँचे, दैट्स कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ का जो वॉल है उसमें कुछ जो वॉल सेल्स का बना होता है, उन सेल्स को बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स। यहाँ पे ये है एंडोथेलियल सेल्स। ये आप कैपिलरी के अंदर देखोगे, दैट इज़ आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब सवाल था हमारा सबसे पहले, ऑक्सीजन हमने लिया, कैसे ये इतने सारे मेम्ब्रेन्स जो थे वो पास करके इस कैपिलरी तक पहुंचा? द आंसर इज सिंपल, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है, जहां इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, ये जाता है वहां से टू द लोवेस्ट टू द लो कंसंट्रेशन, ताकि क्या हो जाए, ये क्रिएट करना चाहता है एक काइंड ऑफ वी कैन से डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना चाहता है, एक एक लेवल, एक सेम लेवल का ये एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करना चाहेगा। तो यहाँ से जब हम सांस लेते हैं, वो सांस फाइनली किसमें चला गया? एल्वियोलाई। मींस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। वो ऑक्सीजन क्या करता है, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है, फिर फाइनली वो पास करता है ये जो कैपिलरी के एंडोथेलियम, ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पास करता है बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन से। और यहाँ का जो आरबीसीज जो कि खुद लेके आई थी कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस चला जाता, क्योंकि यहाँ की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा थी, किस निस्बत से? एल्वियोलाई की कंसंट्रेशन से ज्यादा थी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से चला जाता। इन दोनों का जो एक्सचेंज हो जाता है, इसी को तो हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। होता क्या है, अब जो ये आरबीसी सेल्स थे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनके अंदर पाया जाता है, वी नो कि दीज आर द पोरफायरिन रिंग, आयरन पोरफायरिन रिंग होती है ये, जिसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, सॉरी इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन का रिश्ता जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, यानी कि हेमोग्लोबिन की जो केमिस्ट्री है, ये एफिनिटी रखता है कि ये किसके साथ बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, तभी तो ये बनता है Hb+O2 गिव्स HbO2 मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बाकी गैसेस भी चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाते हैं, नाइट्रोजन तब तक रहता है, लेकिन वो ये बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता आरबीसी, क्योंकि उसका अपना सगा है नहीं, आरबीसी उसको लेता ही नहीं है, क्योंकि इसकी एफिनिटी खाली ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए खाली हम ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए ऑक्सीजन को क्या करता है, टेक अप करता है, पूरे बॉडी पूरे शरीर तक पहुंचाता है। उसी ऑक्सीजन की वजह से आपने देखा था कि ऑक्सीडेशन हो जाती है, वहां से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरह चला जाता है, उसको बाहर करता है बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहां से जो गैसियस एक्सचेंज हुई, ये हुई हमारे एल्वियोलाई में। अब ये था कि सर, अब एक और सवाल उठता है, सर हवा के बगैर अब हम क्यों जिंदा नहीं रहेंगे? ये तो पता है कि हवा ही क्यों, वो तो हमने सीखा यहाँ पे, क्योंकि उसकी रिलेशन जो आरबीसी के साथ होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ होती है, सॉरी। अब सवाल उठता है कि ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा क्यों नहीं रहेंगे? इट्स बिकॉज वो तो हमने सीखा कि उसका जो ये है, ऑक्सीजन की वजह से हम पूरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, एनर्जी निकालते हैं। अब अगर इन केस ऑक्सीजन की कमी महसूस हो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी क्या करती है? एनारोबिकली रेस्पायर करती है। हाँ,
आवर बॉडी स्विचेस टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है, लेकिन वो उतनी एनर्जी नहीं ले पाता है। उसकी एनर्जी यानी कि उसमें भी वो एनर्जी, वो ऑक्सीजन 20% यूटिलाइज करता है हमारा ब्रेन। अब जब हम फिर सवाल उठता है सर, जब हम फिर शरीर में, इससे पहले मैं एक बात और बताऊं, हमारे शरीर में हमारा शरीर चूंकि बना है अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स, 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स। इस 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स में से 30 ट्रिलियन ऑफ सेल्स ऐसी सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली चाहिए, कंटिन्यूअसली चाहिए। इसलिए उन्हीं 30 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन फराहम देने के लिए जब हम सांस बंद करते हैं, या कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि सांस ही नहीं मिली, वैसे सांस मिलती है, ऐसा कुछ होगा, इफ इन केस ऐसा होगा कि बॉडी में ऑक्सीजन ना आ जाए, तब जो बैकअप प्लान्स थे, जैसे मायोग्लोबिन था, जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम था 1200 ml, जो ये था ऑक्सीजन मौजूद था हमारे लंग्स में, या हमारी बॉडी एनारोबिकली रेस्पायर करती है, वो तब तक उन सेल्स को सपोर्ट करती है, लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं रहता है, ज्यादा देर तक नहीं चलता है, तो उसकी वजह से सबसे पहले ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है। इसीलिए क्या है कि हम कुछ ही मिनट तक सांस के बगैर जिंदा रहेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहेंगे, क्योंकि कुछ मिनट के बाद हमारा ब्रेन ही वर्किंग स्टॉप करेगा, एंड जिसकी वजह से हमारी डेथ हो जाएगी। आई होप कि आपको इन सवालों के जवाब भी मिले और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर इन केस किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहा हो, या मुझे किसी चीज में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में वो अपनी क्वेरीज या अपनी कमेंट डाल सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए। अब ये जो जितना मैंने लेक्चर कहा, ऐसा नहीं समझा कि ये किसी नीट लेवल का था या 11th क्लास का था, नहीं, ये 10वीं ही जमात के लिए था। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझोगे। जहां पे समझ में नहीं आया होगा वहां से आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता दोगे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक लाने तक अल्लाह हाफिज़।